एक महान साइकोलॉजिस्ट थे, वो कहा करते थे कि जब लोग आपको कॉपी करना स्टार्ट कर दें, इसका मतलब इसका मतलब यही है कि वो आपको कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से प्रीमियम लेक्चर के अंदर। तो ये कौन सी वीडियो है देख लीजिएगा आप, 19वीं 20वीं वीडियो है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, इस वीडियो के अंतर्गत आपके जो टेस्ट दिया था आपने मॉक टेस्ट, उसके आपके क्वेश्चंस के आपके आंसर्स भी करेक्ट हो जाएंगे कि क्या आंसर, क्या सही उत्तर था उनका, और आपको मालूम भी पड़ जाएगी कई सारी नवीन चीजें। ठीक है, जो लोग ये लेक्चर यूट्यूब पे देख रहे हैं पहली बार और पहली बार चैनल के ऊपर आए हैं इस वीडियो के टाइटल और लिंक के माध्यम से, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे आपको मिलती है यूजीसी नेट साइकोलॉजी से संबंधित, चाहे हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम, संपूर्ण जानकारी आपको कंफर्म वाली। ठीक है, ओके। तो फिर चलिए इसी बात पे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं हिंदी माध्यम से या फिर अंग्रेजी माध्यम से। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम 2019 दिसंबर के, ताकि आपका नेट का एग्जाम आने वाला है, डेट जल्द ही आ जाएगी आपके सामने, तो उसके लिए क्या करने वाले हैं, आपकी पीवाईक्यू की प्रैक्टिस हो जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो के साथ साथ देखते देखते क्या करेंगे, आप अपने आंसर्स देंगे कमेंट में। ठीक है, आंसर दीजिए कमेंट में कि आप क्या, आपको लगता है सही है गलत है, फिर आपको वीडियो के साथ साथ ही बताया जाएगा कि करेक्ट आंसर क्या है उसका, है ना। तो भी आपको भी थोड़ा सा एनालाइज करने का मौका मिलेगा, एक प्रकार से आपका मॉक टेस्ट भी हो जाएगा, अभी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और आपको एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा फायदा मिलेगा, नेट फरवरी 2023 वाला। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं दूसरे स्क्रीन की तरफ। चलिए ये रहा आपके सामने सवाल। ओके, ये सवाल तो हमने लास्ट वीडियो तक कवर कर लिया था। ठीक है, यहां से देखते हैं हम क्या बोल रहे हैं। प्रश्न आपसे पूछ रहा है, ये आया है आपके 2019 दिसंबर में। और इसी के साथ साथ एक बताना चाहेंगे आपको छोटी सी जानकारी कि अगर आपने 2021 का सॉल्व्ड पीवाईक्यू पैटर्न अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जाके वहां से देख सकते हैं। 110% आपको फायदा होगा। बाकी देखना ना देखना आपकी मर्जी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑडिटरी पाथवेज के बारे में। श्रवण परिपथ के नेटवर्क को सही क्रम में सुव्यवस्थित करें। आप इसको यहाँ पे देख लेंगे, आपको सही आंसर भी मालूम पड़ जाएगा, लेकिन जब तक आप इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे क्या कैसे हो रहा है, आपको परीक्षा में ये चीज गलत बार बार होती रहेगी। ठीक है, तो उस अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या कर सकते हैं, आपको मालूम है, मतलब कोर्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। श्रवण तंत्रिका, ऑडिटरी नर्व, कॉक्लियर केंद्रक न्यूक्लियाई, सुपीरियर ओलिवस, लेटरल लेमिनिस्कस, इंफीरियर कॉलिक्यूली, मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियाई, प्राइमरी श्रवण कॉर्टेक्स। क्या पूछा है उन्होंने कि आपका जो ऑडिटरी पाथवे है उसका सही क्रम क्या है, मतलब पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, इस बारे में आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आपको अगर सही उत्तर मालूम है तो सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तब तक हम देख लेते हैं एक बार इसका अंग्रेजी में भी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अरेंज इन सीक्वेंस द नेटवर्क ऑफ ऑडिटरी पाथवेज, ऑडिटरी नर्व, कॉक्लियर न्यूक्लियाई, सुपीरियर ओलिव्स, लेटरल लेमिनिस्कस, इंफीरियर कॉलिक्यूली, मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस एंड प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स। ऑप्शन क्या क्या है आपके पास, ऑप्शन तो काफी डिफिकल्ट है। ए सी बी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ जी, बी ए एफ डी एफ जी ई। इसका राइट आंसर क्या है? चलिए आप लोग ने अभी तक आंसर दे दिया होगा। राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, जो टेस्ट में दिया था आप लोग ने उसको चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल के ऊपर। ये देखिए, ये है अगला सवाल 2019 दिसंबर का। ठीक है, ये वीडियो इसकी जरूरत थी क्योंकि क्या है, कुछ कई सारी किताबें हैं, कुछ बुक्स हैं, उसमें जो आपकी आंसर्स हैं वो क्या दिए गए हैं, गलत दिए गए हैं। ठीक है, आंसर की जो है उसकी गलत है, कहीं पे ए मार्क है, कहीं पे बी मार्क है, कहीं पे जो मर्जी आ रहा है, प्रिंटिंग वाले अपनी मर्जी मार्क कर रहे हैं। तो ऐसे में किसका नुकसान हो रहा है, ऐसे में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका नुकसान हो रहा है। ठीक है, जिन लोगों की अंडरस्टैंडिंग है उनको तो समझ में आता है कि हाँ यहाँ पे गलत मार्क किया गया है, लेकिन जो लोग को मालूम नहीं है, बेचारे नादान है, केवल याद करके वो चले जा रहे हैं कि हाँ इस बार ये था तो इस बार भी ऐसे ही करेंगे, है ना। तो उनके साथ क्या हो रही है, उनके साथ कई सारी दिक्कत हो जा रही है। अगर आपके पास नॉलेज होगा तो उसके आधार पे आप एलिमिनेट कर पाएंगे चीजों को कि क्यों ऐसा है और क्या ऐसा नहीं है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखिए, इस वीडियो के माध्यम से आप ये 110% नहीं 150% आप कंफर्म हो सकते हैं कि ये सारे जो आंसर्स हैं, जो भी आपको वीडियो में बताए जा रहे हैं, वो सारे कैसे हैं, कंफर्म है, और उन पे आप कंप्लीटली रिलाय कर सकते हैं। ठीक है, ओके। 21 की सीरीज भी है वो भी देख लीजिए, 22 की सीरीज भी है वो भी देख लीजिए। ठीक है, ओके। दीर्घावधिक प्रतिबल के कारण होने वाली घटनाओं का सही क्रम चुनें। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, कॉर्टिजोल और असंक्रामक प्रतिबंध, इम्यून सप्रेशन।
तो चलिए यहाँ पे उत्तर देने का प्रयास करिए, क्या होगा उत्तर, क्या ऑप्शन 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है या फिर 4 सही है। ठीक है, तब तक इंग्लिश माध्यम वालों के लिए देख लेते हैं प्रश्न यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे वो ये बात कर रहे हैं कि चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फॉलोइंग प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस। मतलब स्ट्रेस ऐसा नहीं है कि एग्जाम आया तो स्ट्रेस हो गया, या एक दिन का स्ट्रेस, 2 दिन का स्ट्रेस नहीं, ऐसा स्ट्रेस चला आ रहा है, 15-20 दिन हो गए हैं, 1 महीना हो गया है, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल हो गया है। ठीक है, और इतना ज्यादा स्ट्रेस हो गया है, तो अब क्या बताना है आपको, करेक्ट सीक्वेंस बताना है यहाँ पे। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, एड्रीनोकॉर्टिट्रोफिक हार्मोन, कॉर्टिसोल या फिर इम्यून सप्रेशन। ठीक है, यहाँ पर आपने सही आंसर कर दिया होगा। सही आंसर क्या है, ABCD, यही राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सबसे पहले स्ट्रेस होगा, सिग्नल दिया जाएगा, ये एक्शन में आएगा CRF, देन क्या निकलेगा आपके पिट्यूटरी से, पीयूष ग्रंथिका से ये निकलेगा, फिर कहीं से और से ये निकलेगा, और फिर क्या दब जाएगा आपका इम्यून सिस्टम जो है, उसके होश उड़ जाएंगे, जैसे कई सारे लोगों के होश उड़ चुके हैं। चलिए अब देखते हैं आगे। चलिए, ये है आपके सामने अगला प्रश्न, नैतिक विकास के निम्न चरणों को उनके उद्भव के अनुसार क्रमबद्ध करें। आपसे मेनली क्या पूछा जाता है, आपसे यहाँ पे सीक्वेंस पूछा जाता है, तो उसका आप ख्याल रखेंगे, उसका आप ध्यान रखेंगे। ABCD, इसमें सबसे पहले क्या होगा, फिर नेक्स्ट क्या होगा, फिर नेक्स्ट क्या होगा, और फिर नेक्स्ट क्या होगा। अंतरवैयक्तिक सहयोग की नैतिकता, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतोन्मुखता, सामाजिक व्यवस्था के रख रखाव की प्रवृत्ति, नैमित्तिक उद्देश्य की उन्मुखता। ठीक है, तो ये आपको कराया हुआ है डेवलपमेंट सीरीज के अंदर, वहां से ये सवाल थोड़ा सा अगर आपको ध्यान देके करते तो आपके ये उत्तर सही होते, है ना। तो देखते हैं यहाँ पे, आप उत्तर देने का प्रयास करें, विकल्प देखिए क्या दिए, यहाँ पे सही विकल्प चुनना है, DABC, DACB, ABDC या फिर BCDA। तब तक अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। जैसे ही बात करते हैं मॉरल डेवलपमेंट की, आपके दिमाग में एक नाम उठ के आ जाना चाहिए, जिसे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं पॉप आउट इफेक्ट। इन सीक्वेंस ऑफ देयर इमरजेंस एज एन इंडिविजुअल ग्रोज अप, मतलब ये है शिशु, शिशु से थोड़ा बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, तो किस प्रकार से नैतिकता का विकास हो रहा है। ठीक है, केवल ध्यान आपको कहाँ पे देना था, ऑफ देयर इमरजेंस एज एन इंडिविजुअल ग्रोज अप। यहाँ पे देखिए एक बार फिर से, आप लोग गलती क्यों किए, जो लोग आंसर दिए, यहाँ पे देखिए, अरे गलती तो यहाँ NTA कर रहा है। नैतिक विकास के निम्न चरणों को उनके उद्भव के अनुसार क्रमबद्ध करें। यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी मीडियम के साथ हार्श हो चुका है आपका NTA। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए इंग्लिश मीडियम में कितना आसान सवाल हो गया है ये। इसको देखिए, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इन सीक्वेंस ऑफ देयर इमरजेंस। ठीक है, हिंदी में आपको प्रश्न यही तक देखने मिलता है, तो खैर ये तो वही बता सकता है जिसको हिंदी और क्या बोलना है, ठीक ही है, बट एज एन इंडिविजुअल ग्रोज अप, यहाँ पे पूरी कहानी हो गई है आपके साथ। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका विकास होता है उसके बारे में जो कोर्स के अंदर बच्चे उनको समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको वहां पे क्लिक कर गया होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं हम। इमरजेंस एज एन इंडिविजुअल ग्रोज अप, जैसे ही किसी का विकास होता है तो सबसे पहले क्या होगा, मोरालिटी ऑफ इंटरपर्सनल कोऑपरेशन, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन या फिर इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। तो ये है आपके पास 4 ऑप्शन, और आपको बताना है कि इनमें से 1 ऑप्शन सही है, 2 ऑप्शन सही है या फिर 3 या फिर 4 सही है। यहाँ पे देखिए फिर से क्या बताया था आपको, आपको बताया था वहां पे मुख्यतः 3 चरण बताए थे आपको। 3 चरण के अंदर प्रत्येक के अंदर 2-2 बांसुरी रखी थी हमने प्रत्येक के अंदर, बस वही जो 2-2 बांसुरी थी उनमें से आपका यहाँ पे सवाल पूछा गया है। यहाँ देखिए नैमित्तिक उद्देश्य की उन्मुखता, इंस्ट्रूमेंट वाली बात कर रहे हैं यहाँ पे। इंस्ट्रूमेंट से क्या याद आती है आपको, कंडीशनिंग। ठीक है, जब मॉरल डेवलपमेंट के बारे में बता रहे थे आपको, तो क्या बताया था वहां पे, नैतिक विकास के बारे में क्या बताया था कि किस प्रकार से ये कंडीशनिंग जो है कौन सी वाली होती है, आपकी प्रबलन वाली। ठीक है, अब क्लिक हुआ। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा आपका ऑप्शन नंबर D। ठीक है, उसके बाद शिशु थोड़ा सा और बड़ा हुआ, शिशु मतलब यहाँ पे चाइल्ड भी कह सकते हैं, चाइल्ड थोड़ा सा और बड़ा हुआ। ठीक है, तो फिर क्या होगा आगे, अब वो समाज में जाएगा, है ना, समाज में जाने का क्या जरूरत होगी उसको, वो बनाएगा क्या, अपनी अंतरवैयक्तिक सहयोग की नैतिकता, है ना, इंटरपर्सनल चाहिए उसको। देन आपका आता है D, देन फिर आता है A। उसके बाद क्या होगा, A के बाद इंटरपर्सनल उसने बना लिया, फिर क्या होगा, सामाजिक व्यवस्था के रख रखाव की प्रवृत्ति, ठीक है, किस प्रकार से रूल्स वगैरह नियम वगैरह पालन हो रहे हैं वहां पे समाज में। और फिर क्या है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतोन्मुखता। ठीक है, यूनिवर्स वाला जो हमने बात की थी, याद करिए, ये इस प्रकार की कुछ स्टेज दिखाई थी आपको वहां पे, है ना। तो यहाँ सबसे पहले बात होती है इंस्ट्रूमेंट वाली, फिर यहाँ बीच में हो रही है, और फिर सबसे अंत में यहाँ सोशल ऑर्डर वाली हो रही है। यहाँ पे देखिए फिर से, और आपको पिक्चर दिमाग में क्लियर हो जाएगी यहाँ पे।
पिक्चर तो काफी लोगों को क्लियर हो रही है। मोरालिटी ऑफ इंटरपर्सनल कोऑपरेशन, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल याद करिए 21 में भी सवाल आया था, वहां भी बताया था आपको ये यूनिवर्सल की बात, ठीक है। सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग है ना, समाज का जो ऑर्डर है उसका मेंटेनिंग देखना कैसा क्या है, और ये वाला आएगा आपका सबसे पहले। तो राइट आंसर क्या होता है, राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, DACB, ठीक है। ये है आपका राइट आंसर। आई होप यूट्यूब में आप लोगों ने सही उत्तर दिया हो या गलत उत्तर दिया हो, तो देख लीजिए, चेक कर लीजिए, आपको यहाँ पे बता दिया गया है, यही सही उत्तर है। अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। अब यहाँ पर देखिए अगला सवाल, बुद्धिमत्ता में अग्र लोभ की संबंधता को निम्नलिखित में किस क्रम में समझा जा सकता है। 1 2 3 4 ये ऑप्शन दिए हैं आपके पास। क्या बोल रहे हैं, फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब, ये तो सब में कॉमन है। फिर क्या बोल रहे हैं, आंतरिक रूप से संकेंद्रित ध्यान, आंतरिक रूप से संकेंद्रित ध्यान, अल्पावधि स्टोरेज, अनुक्रिया चयन, कार्यशील स्मृति, सामान्य तर्क शक्ति, कार्यशील स्मृति, सामान्य तर्क शक्ति, अनुक्रिया चयन, सामान्य तर्क शक्ति, या फिर कार्यशील स्मृति, सामान्य तर्क शक्ति। तो प्रयास करिए इसका उत्तर देने का, तब तक अंग्रेजी माध्यम वालों को भी दिखा दे सवाल। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे पूछ रहे हैं इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्रंटल लोब इन इंटेलिजेंस, बुद्धि की बात कर रहे हैं। कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, यानी फ्रंटल लोब का किस प्रकार से इन्वॉल्वमेंट होता है आपकी बुद्धि में, आपके इंटेलिजेंस में, यहाँ पे सवाल ये पूछ रहा है। फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब, और फोकसिंग अटेंशन इंटरनली, रिस्पॉन्स सिलेक्शन, ये क्या होता है, जनरल रीजनिंग। फ्रंटल लोब शॉर्ट टर्म स्टोरेज, वर्किंग मेमोरी, जनरल रीजनिंग, फ्रंटल लोब रिस्पॉन्स सिलेक्शन, वर्किंग मेमोरी एंड जनरल रीजनिंग। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्रंटल लोब। सबसे पहले FPOT याद कराया आपको, फोकसिंग अटेंशन इंटरनली, अटेंशन हमको देना पड़ेगा, फ्रंटल लोब स्टार्ट कर देगा, देन आपकी वर्किंग मेमोरी मिलेगी, और फिर उसके आधार पे क्या होगा, आपका जनरल रीजनिंग होगी, ठीक है। थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट सवाल है, बट ये क्या कर सकते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है, ध्यान रखेंगे आप इसको। फ्रंटल लोब, फोकसिंग अटेंशन इंटरनली, वर्किंग मेमोरी, कार्यकारी स्मृति, और फिर आपकी यहाँ पे तार्किक शक्ति की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो ये है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, सूचना को संसाधित करते समय एटाकिंसन, अरे एटाकिंसन और शिफ्रिन्स के स्मृति मॉडल के अनुसार निम्नलिखित को क्रम में लिखे, ठीक है। अल्पावधि स्मृति, एकदम सही बात है। सुविस्तारित पूर्वाभ्यास, दीर्घकालीन स्मृति, ध्यान, और फिर संवेदी स्मृति। लेक्चर किया है तो कंप्लीटली ये बन जाएगा बड़े ही आसानी से। अधिकतर गलत उन्हीं लोगों ने किया है जिन्होंने लेक्चर पे ध्यान नहीं दिया था, ठीक है, या फिर वो उन्होंने बाद में आए हैं। अल्पावधि स्मृति, सुविस्तारित पूर्वाभ्यास, दीर्घकालीन स्मृति, ध्यान, संवेदी स्मृति। आप लोग प्रयास करें, ऑप्शन देख लीजिए क्या होगा, यहाँ पे जमाने का प्रयास करें, ऑप्शन दीजिए 1 2 3 4 इस हिसाब से। तब तक थोड़ा सा अंग्रेजी में देख लेते हैं क्या सवाल यहाँ पूछ रहे हैं। सवाल पूछ रहा है आपको एटकिंसन शिफ्रिन का मॉडल कब आया था, ओके, एंड व्हेन द इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड। सबसे पहले क्या होगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी एक्टिव होगी, इलैबोरेटिव रिहर्सल होगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी होगी, अटेंशन होगा, या फिर सेंसरी स्मृति होगी, ठीक है। चलिए, तो आंसर तो आप लोगों ने दे दिया होगा, लेकिन आंसर बनाने का प्रयास करते हैं। क्या होगा आंसर, सबसे पहले मान लीजिए कुछ भी सूचना आ रही है, सूचना कहाँ पे एंटर करेगी, सबसे पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी में करेगी, हाँ 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 हाँ, इलैबोरेटिव रिहर्सल में करेगी, नहीं, लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं, अटेंशन क्या पता, सेंसरी मेमोरी, अरे हाँ, सबसे पहले सूचना कहाँ पे आएगी आपकी, हाँ आएगा सबसे पहले, कहाँ पे घुसती है कोई भी जानकारी, आपकी सेंसरी मेमोरी। आप बताइए, आपके मस्तिष्क के अंदर कुछ भी चीज जो स्टोर है, कोई भी चीज जो स्टोर है, वो बताइए कि बिना सेंसरी मेमोरी में एंटर किए, एज पर एटकिंसन एंड शिफ्रिन, ठीक है, एज पर एटकिंसन एंड शिफ्रिन, और वैसे भी बिना सेंसरी मेमोरी के एंटर किए कैसे अंदर घुसेगी बताइए। जब तक आप किसी चीज को छुएंगे नहीं, तो कैसे मालूम पड़ेगा आपको कि वो तो आग है ना, और आग से नहीं खेलते हैं, ठीक है। कब मालूम पड़ेगा आपको ये, जब तक आप उसको छुएंगे तभी मालूम पड़ेगा ना, है ना। तो छुए मत, आग है, जल जाएंगे, है ना, ठीक है। फिर जब तक कोई आपने गाना सुना ही नहीं, तो गाने के बोल कैसे याद होंगे आपको, है ना। कोई आपने फूड को टेस्ट ही नहीं किया है ना, आपका गुस्टेशन ही नहीं हुआ है, तो कैसे आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सी मिर्ची तीखी है और कौन सी मिर्ची एकदम कड़क लाल है ना। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है आपका ऑप्शन नंबर ई, संवेदी स्मृति। कोई भी सूचना सबसे पहले कहाँ जाएगी, आपकी जो संवेदनाएं हैं 5 मुख्यतः, उनसे जाएगी, है ना। आंख कान नाक वैसे एंटर करेगी सबसे पहले। उसके बाद क्या होगा, घुसते साथ ही क्या करेंगे आप, देन अटेंशन देंगे उसको, कि अच्छा इस स्टिमुलस को, इस उद्दीपक को हमको उतनी जरूरत भी है तवज्जो देने की या नहीं, या, है ना। फिर क्या आएगा आपका, ई के बाद आएगा आपका डी, ध्यान। और फिर अब आपने ध्यान दे दिया है, तो ध्यान देने के बाद आपको मालूम है लगभग कितने सेकंड,
आपकी जाती है स्मृति कहाँ पे, आपके STM में, यानी आपकी अल्पावधि स्मृति के अंदर जाती है। ठीक है, EDA है ना, अल्पावधि से आपको, और क्या दिया है आपके पास देखिए, अब यहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, अब दिया है दीर्घकालीन स्मृति और यहाँ दिया है सुविस्तारित पूर्वाभ्यास। आपको ये 100% मालूम है कि STM से क्या करेंगे आप, LTM में सूचना को भेजने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, आप इलेबोरेटिव रिहर्सल का इस्तेमाल करेंगे, है ना, ER, इसका इस्तेमाल करेंगे आप STM से LTM में भेजने के लिए। ठीक है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। और इसमें मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं आप, मेंटेन से नाम याद रखिए, मेंटेनेंस रिहर्सल। ठीक है, तो मिस्टर और ER का यहाँ पे खेल है पूरा। अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। तो यहाँ पे देख लीजिए राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा आपका सबसे पहले ई कहाँ मिल रहा है आपको, यहाँ पे 2 में मिल रहा है, ई के बाद ए भेज दिया सीधे, कैसे जाएगा सीधे, अटेंशन बीच में खड़ा है, EDABC, दिस इज द ऑप्शन नंबर 3 जो होता है आपका, ये राइट आंसर होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। ये रहा आपके समक्ष अगला सवाल, 2019 दिसंबर। निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार लिखिए। मैसूर में मनोविज्ञान विभाग की स्थापना, कलकत्ता में मनोविज्ञान विभाग की स्थापना, मद्रास में, पुणे में, और मनोविज्ञान की प्रथम भारतीय शोध पत्रिका। तो आप लोग ट्राई करिए इसका उत्तर देने का, 1 2 3 4 ये आपके पास ऑप्शंस है। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अगर आपने लेक्चर देखा है यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है, तो उसके आधार पे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या बोल रहा है अंग्रेजी माध्यम वाले के लिए, देखिए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट इन मैसूर, कलकत्ता, मद्रास, पुणे एंड फर्स्ट इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी। इसमें सबसे पहले क्या हुआ आप बताइए, यहाँ पे सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स थे कहाँ से एंट्री की उन्होंने की आपके, पूरा कब्जा कहाँ जमाया, एंट्री तो खैर कहीं से भी की थी, पूरा कब्जा कहाँ पे जमाया, मेन रूट कहाँ पे थी, बंगाल में थी, है ना। तो बंगाल में देखिए सेनगुप्ता जी लोग जो सब है बंगाली, है ना, उन सब ने क्या किया, सबसे पहले बना ली होगी आपकी कहाँ पे, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट इन कलकत्ता। ठीक है, कहाँ से शुरुआत होगी आपके, कलकत्ता से शुरुआत होगी, यानी बी आएगा आपका सबसे पहले। फिर कलकत्ता के बाद कहानी कहाँ पहुंचती है, कहानी पहुंचती है आपके मैसूरू में, मैसूर में। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट इन मैसूर, CM। ठीक है, कलकत्ता। फिर कहाँ पहुंचती है आपकी कहानी, आपकी मद्रास कहानी पहुंचने से पहले कहाँ पहुंच जाती है आपके यहाँ पे फर्स्ट इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, ये आ जाता है BAE BACD। फिर क्या आपके पास एस्टेब्लिशमेंट ऑफ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट इन मद्रास मिलता है, और फिर अंततः कहाँ मिलता है आपको, पुणे में मिलता है। ठीक है, तो ये है इसका सही कालक्रम। ठीक है, कलकत्ता, मैसूर, फिर भारतीय पत्रिका सबसे पहले वाली, फिर मद्रास, और फिर आपका C और फिर D पुणे। ठीक है, तो ये होता है आपका राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 BAECD। अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। चलिए, ये रहा आपके समक्ष लास्ट सवाल। लगभग आपके कितने सवाल हो गए हैं, तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा कितने आपके सही थे, कितने आपसे नहीं बने, और कितना आपने नई जानकारी को सम्मिलित किया। निम्नलिखित बौद्धिक स्लैश योग्यता परीक्षाओं का उनसे संबंधित लक्षणों का सुमेलन करें। नेग्लियर गैरवाचिक योग्यता परीक्षण, इंग्लिश वाले डरे नहीं, अभी इंग्लिश में भी दिखाएंगे आपको। रेवंस का प्रग्रामी मैट्रिसेस मानक, टॉरेंस सृजनात्मक चिंतन परीक्षण, वैश्लर प्रौढ़ बुद्धि मापनी। विचलन बुद्धि लब्धि प्रदान करता है। विवृत परीक्षण बच्चों के लिए यथोचित, प्रौढ़ संस्कृति मुक्त परीक्षण। क्या होना चाहिए इसका सही उत्तर, ऑप्शन आप ट्राई करिए इसका। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, मैच करना आप स्टार्ट कीजिए, उत्तर देने का प्रयास करिए। तब थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे अंग्रेजी में क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं मैच द फॉलोइंग एबिलिटी टेस्ट विद एसोसिएटेड फीचर्स। नेग्लायर नॉन वर्बल एबिलिटी टेस्ट, RPM की बात कर रहे हैं यहाँ पे। टॉरेंस टेस्ट फॉर क्रिएटिव थिंकिंग, वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, प्रोवाइड्स डिविएशन IQ, ओपन एंड टेस्ट, टेबल फॉर चिल्ड्रन, एडल्ट कल्चर फेयर टेस्ट। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी उत्तर देने का प्रयास करें, और अब आपको बताते हैं सही उत्तर क्या है, और क्या उसके पीछे की वजह है, क्या उसके पीछे का कारण है, उसको थोड़ा सा डिकोड करते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें से मोस्ट आसानी से आपको कौन सा बनने वाला है, उस पर हम ध्यान देते हैं। ठीक है, बजाय इसके कि हम टफ चीजों को, और टफ नहीं, कुछ लोग टफेस्ट चीजों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, तो उसको क्या करना है, उसको अवॉइड करना है। ठीक है, जो चीज सबसे पहले आसानी से सॉल्व हो रही है, क्यों ना पहले हम उसको देखें। इसमें से एक नाम जो आपने कई दफे सुना है, कई मर्तबा सुना है आपने, कौन सा नाम है वो है आपका सबसे वेशलर प्रौढ़ बुद्धि मापनी, वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। ठीक है, सबसे पहले इसको मैच करने का प्रयास करते हैं, इसके अंदर क्या मिलता है, क्या इसके अंदर ये आपको क्या प्रौढ़ संस्कृति मुक्त परीक्षण है, क्या ये कोई टेस्ट है, बच्चों के लिए यथोचित, अरे नाम में ही क्या लगा हुआ है, नाम में ही एडल्ट लगा हुआ है, तो बच्चों के लिए कैसे हो सकता है, ये तो संभव ही नहीं है ना, है दूसरी वाली, लेकिन यहाँ पे तो संभव नहीं है ना कि प्रौढ़ बुद्धि मापनी बोल रहा है, प्रौढ़ और युवा और बच्चे में अंतर होता है। फिर ये है आपका विवृत परीक्षण, ये भी नहीं है।
तो ये क्या बोल रहा है, जब ये तीनों नहीं है तो क्या होगा उत्तर, विचलन बुद्धि लब्धि प्रदान करता है। आपको मालूम है कि डेविएशन आईक्यू का कंसेप्ट आया ही इसलिए है ना, डेविएशन आईक्यू की बात हम करते ही इसलिए क्योंकि इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम वेशलर वाले में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा तो किसका इस्तेमाल करते हैं हम, अनुपात वाले का करते हैं ना। और अनुपात जानते हैं आप, एक अवस्था आने के बाद वो क्या होता है, इस्तेमाल में बिल्कुल भी नहीं लाया जाता है। ठीक है, ओके। तो डी के साथ क्या जाएगा, डी के साथ जाएगा आपका 1, ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे, डी के साथ 1 दो जगह जा रहा है, 1 एंड 3 में। ठीक है, ओके। उसके बाद बात करें क्या मालूम है आपको, यहाँ पे देखिए नेग्लियर गैरवाचक योग्यता परीक्षण, रेवेंस का प्रोग्रामिंग मैट्रिसेस, ये आपको मालूम है आरपीएम के बारे में, है ना। यहाँ पे आपको रेवेंस के बारे में मालूम है, इस मानक के बारे में, रेवेंस का प्रोग्रामिंग मैट्रिसेस। ठीक है, ये देखिए, ये जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं ये क्या है, ये है आपका आरपीएम का एक उदाहरण, एक उसमें का आइटम, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, ये है आपका रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। ठीक है, ओके। ठीक है, तो ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे वो देखेंगे, वो इस्तेमाल किया जाता है आपका यहाँ पे प्रौढ़ संस्कृति मुक्त परीक्षण। ठीक है, तो ये संबंधित है किससे, आपके प्रौढ़ संस्कृति मुक्त परीक्षण से संबंधित है ये। ठीक है, वेस्टर बुद्धि मापनीय ये का संबंधित नहीं है, इस तरह से मार्क मत कर दीजिएगा, उत्तर गलत हो जाएगा। ठीक है, बी के साथ जा रहा है आपका 4, वेस्लर के साथ जा रहा है आपका 1, बी के साथ 4, डी के साथ 1, ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही उत्तर है। यहाँ देखते हैं क्यों है, टॉरेंस सृजनात्मक चिंतन परीक्षण, बात ही किसकी कर रहे हैं, बात ही कर रहे हैं क्रिएटिविटी की। और क्रिएटिविटी सृजनात्मकता कब आती है, जब आप क्या आते हैं, जब आप खुलते हैं ना, जब आप क्या होते हैं, ओपन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई सीमा नहीं होती आपके सृजनात्मकता की, तो उससे किसका संबंध होता है, संबंध होता है आपके विवृत परीक्षण का। ठीक है, यानी कि क्या होता है आपका ये ओपन एंड टेस्ट, जो मर्जी है वो करिए, है ना, टॉरेंस के अंदर। इसमें भी और सारी चीजें हैं, बताएंगे आपको बाद में। और ये आपको कौन सा बच जाता है, ए के साथ आपका 3, बच्चों के लिए यथोचित। ठीक है, नेग्लियर गैरवाचिक योग्यता परीक्षण, गैरवाचिक मतलब यहाँ पे आपकी जो भाषा है उसका इस्तेमाल नहीं होने वाला है। ठीक है, करते हैं इंस्ट्रक्शन वगैरह देने के लिए, बट वो अलग लेवल की बात है। लेकिन अभी के लिए नेग्लियर गैरवाचिक योग्यता परीक्षण किसके लिए है, बच्चों के लिए यथोचित है। वहां पे आपने देखा किस प्रकार से था, इस प्रकार से डायग्राम बना था, और तीसरे वाले में क्या करना था आपको, इन दो के आधार पे फिल करना था इसके अंदर। इसमें क्या होता है, नेग्लियर वाले में आपको कुछ ये है, ये है, ये है और ये है, यहाँ पे आपको फिल करना रहता है। लेकिन क्या करते हैं, थोड़ा छोटे बच्चे हैं ना, बच्चों के लिए है, तो यहाँ पे आपको क्या दे दिए जाते हैं, आपको यहाँ पे ऑप्शन दे दिए जाते हैं। ठीक है, कि किस प्रकार से यहाँ पे फिल होगा। ठीक है, ओके। तो सही उत्तर क्या होता है, यहाँ पे सही उत्तर होता है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है। A3, B4, C2 एंड D1। नेग्लियर नॉन वर्बल एबिलिटी टेस्ट किसके साथ जाएगा, सुटेबल फॉर चिल्ड्रन। बैचलर वाला जो है प्रोवाइड्स डिविएशन IQ। आरपीएम जो है स्टैंडर्ड एडल्ट कल्चर फेयर टेस्ट। और टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग किसके साथ जाएगा, आपका ओपन एंड टेस्ट के साथ जाएगा। ठीक है, ओके। तो इसी के साथ हमने कंप्लीट किया अभी दिसंबर 2019 के कुछ सवाल, आपने आंसर किया, चेक कर लीजिए आपके आंसर कितने सही थे कितने गलत थे, कहाँ नॉलेज का गैप था एंड ऑल दैट सारी चीजें। तो ये था आपका पार्ट 1। ठीक है, दिसंबर 19 का पूरा पेपर करेंगे, तो ये है आपका ये पार्ट 1, इसी तरह एक्सप्लेनेशन के साथ। और डीप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आपको मालूम है क्या करना है, लेकिन इतना एक्सप्लेनेशन भी अभी के लिए काफी है। दिसंबर 2019 का ये था आपके लिए पार्ट 1 वीडियो। अगले वीडियो में मिलेंगे तो कुछ और क्वेश्चंस को वहां पे सॉल्व करेंगे। तो मोस्टली आपको यहाँ पे जो मॉक टेस्ट था आपका, उसके कुछ सवाल के आंसर्स आपको मिल गए होंगे, बाकी वाले वहां से भी आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इसके लिए आपकी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनाई जाएगी दिसंबर 2019 वाले के लिए, ताकि कुछ सवाल आपके गलत ना हो 19 से। एंड देन अगर आप YouTube पे देख रहे हैं, फ्रीली वीडियोस देख रहे हैं, तो लगभग ट्राई करिए कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देख सकें आप चैनल के ऊपर, उसमें आप ही का फायदा है। ठीक है, दिसंबर 2019 की प्लेलिस्ट बनेगी, तो उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, दिसंबर 2019 की प्लेलिस्ट। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर दीजिए। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कि अगर अभी तक आपने टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, कुछ स्पेशल वीडियो डाली जाती है जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, है ना। स्टार्ट हो रही है ऐसी वीडियोस जो आपको मिलेंगी केवल टेलीग्राम के ऊपर। ठीक है, और उसके आधार पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको मतलब देखिए ज्वाइन वगैरह करना है तो करिए, अच्छा है, इसमें आप ही का फायदा है, समय बचेगा आपका। ठीक है, और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर दीजिए। और फिर क्या करना है, और बस वहाँ पे आप अपडेट्स वगैरह लेते रहिए, सारी अपडेट्स वहाँ पे मिलती है। थोड़ा बहुत मोटिवेट भी प्रयास करते हैं आप लोगों को किया जाए, कि मोटिवेट रहेंगे तो ही अच्छा है, वो अभी प्रेरणा का होना आवश्यक है। एंड बस फिर इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो 25 मिनट की हो चुकी है, एंड स्पेशल 26
हो जाने दीजिए, हो गए हैं, ठीक है। और फिर मिलते हैं आपसे पार्ट 2 के अंदर, ठीक है। इसी सीरीज का अगला पार्ट 2 जिसमें हम सॉल्व करेंगे दिसंबर 2019 के कुछ और सवाल और उनके आंसर्स के साथ। आंसर्स कैसे? आंसर फेक वाले नहीं, आंसर सारे ओरिजिनल, जिसके आधार पे आप अपना जो फरवरी का एग्जाम है या फिर जून 24 का या 25 का, जब तक आप एग्जाम देंगे आपको ये ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी, है ना। वीडियोस देखिए, आंसर्स नोट करिए, उनको याद करिए, मार्क करिए, और फिर इससे क्या होगा, आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी एग्जाम के अंदर, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड। और हाँ, टेलीग्राम पे ज्वाइन होना मत भूलिएगा, वहाँ आपको अपडेट्स वगैरह मिलती रहेंगी। चलिए, अगर आप यहाँ तक रुक गए हैं तो एक कमेंट भी कर दीजिए, बता दीजिए कि रोडोप्सिन आइडोप्सिन क्या होता है। कोई नहीं बैठा होगा यहाँ तक, फिर भी देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं। आइडोप्सिन क्या होता है?